दोस्तों, साल 1975 में देश के रेल मंत्री और बिहार के कद्दावर नेता ललित नारायण मिश्रा को बम से उड़ा दिया जाता है। ललित नारायण मिश्रा को घायल अवस्था में 40 किलोमीटर दूर दरभंगा के बजाय करीब 150 किलोमीटर दूर ट्रेन से लेकर पटना जाया जाता है। 4 से 5 घंटे के इस सफर को इतनी इमरजेंसी वाली हालात में 14 घंटे में पूरा किया जाता है। इस घटना के तुरंत बाद समस्तीपुर के एसपी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो इस घटना के मुख्य आरोपी हो सकते थे, लेकिन बिना स्टेट पुलिस के गुजारिश के यह केस सीबीआई टेक ओवर कर लेती है। इस समय राज्य और देश दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी देश की सबसे ताकतवर शख्सियत। इस घटना में सबसे बड़ा आरोप इंदिरा गांधी के निजी सचिव यशपाल कपूर पर भी लगा, जो ललित नारायण मिश्रा के परिवार वालों ने ही लगाया। लेकिन सीबीआई ने आनंद मार्गियों को पकड़कर इस केस को उलझा दिया। एक केंद्रीय मंत्री का मर्डर केस बिहार और देश के लिए एक मजाक बनकर रह गया। फिर बाद में यह सवाल भी उठे कि उन्हें इंदिरा गांधी ने ही मरवाया है, लेकिन कोर्ट ने तो आनंद मार्गियों को सजा दी थी। तो फिर असली गुनहगार कौन था? क्या है ललित नारायण मिश्रा की मौत की गुत्थी जो आज 50 सालों के बाद भी उलझी हुई है? और क्यों बिहार के सबसे बड़े पॉलिटिकल मर्डर को किसी ने सीरियसली नहीं लिया? आइए आपको बताते हैं ललित नारायण मिश्रा उर्फ ललित बाबू के मर्डर केस की सभी थ्योरीज आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साल 1975 में देश में 3 ऐतिहासिक बातें हुई। पहली ये कि देश में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी और दूसरी ये कि 15 अगस्त 1975 को स्वतंत्रता दिवस के दिन शोले जैसी फिल्म रिलीज हुई जो आगे चलकर कालजयी बन गई। लेकिन इन दोनों घटनाओं से पहले साल के शुरुआत में ही 2 जनवरी को बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा बम धमाका किया गया, जिसने उस वक्त देश के रेल मंत्री और बिहार के सबसे कद्दावर नेता ललित नारायण मिश्रा की जान ले ली। आज की कहानी इस ललित नारायण मिश्रा उर्फ ललित बाबू की होने वाली है कि आज 50 सालों के बाद भी क्यों यह घटना आए दिन देश में चर्चा का विषय बन जाती है। इस समय में यह कहानी सुनाने के पीछे की वजह है कि बीते 27 मई 2025 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता अश्विनी कुमार चौबे ने एक बार फिर से इस केस में एसआईटी बैठाने की बात की है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। तारीख 2 जनवरी 1975 बिहार के समस्तीपुर में एक कार्यक्रम तय था। उसमें शरीक होने के लिए ललित नारायण मिश्रा दिल्ली से पटना के लिए सरकारी विमान में बैठकर रवाना हुए। यह विमान पटना के आसमान पर पहुंचकर चक्कर काटने लगा। ठंडी का मौसम था और उस दिन घना कोहरा भी था, इसलिए पायलट को लगा कि इस धुंध में विमान की लैंडिंग मुश्किल है। उसने ललित बाबू से कहा कि चलिए दिल्ली लौट चलते हैं, मगर ललित बाबू नहीं माने। उन्होंने पायलट से कहा कि लोग इंतजार कर रहे होंगे, ऐसे में मैं ना जाऊं ये तो हो ही नहीं सकता है। जिसके बाद पायलट के बार बार कहने के बाद भी उन्होंने जोर देकर लैंडिंग करवाई और शाम को समस्तीपुर जंक्शन पर पहुंचे जहां कार्यक्रम का आयोजन था। इस दिन ललित बाबू को समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच बड़ी लाइन का उद्घाटन करना था। पूरे लाव लश्कर के साथ ललित बाबू वहां पहुंचे। उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा और कांग्रेस के कुछ और नेता भी साथ थे। ललित बाबू ने अपना भाषण पूरा किया और मंच से नीचे उतरने लगे। ठीक इसी समय वहां पर मौजूद दर्शक की भीड़ में से किसी शख्स ने मंच की ओर हथगोला उछाला। यह हथगोला फटा और अफरा तफरी मच गई। 11 लोग इस हमले में बुरी तरह से घायल हुए। घायलों में सबसे बड़ा नाम था ललित नारायण मिश्रा का। यह बहुत हाई प्रोफाइल केस था, जिसके बाद जीआरपी समस्तीपुर ने आनन फानन में केस दर्ज कर लिया। उस समय न इतने फोन थे और न 24 घंटे वाले न्यूज चैनल। लोग रेडियो पर खबर सुनकर देश दुनिया का हाल जाना करते थे। उस दिन रात को जब ऑल इंडिया रेडियो का बुलेटिन आया तो पूरे बिहार में सनसनी मच गई।
दोस्तों, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर दूर है दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि DMCH। वहां पहुंचना मिनटों का काम था, मगर DMCH में डॉक्टरों की हड़ताल थी। क्या इतनी बड़ी इमरजेंसी में भी डॉक्टर ललित बाबू का इलाज नहीं करते? ये बात हजम करने लायक नहीं है। मगर ललित बाबू को दूर पटना भेजने का फैसला हुआ। इस फैसले का न उस समय कोई तुक नजर आया और न अब कोई तुक नजर आता है। ललित बाबू और उनके भाई जगन्नाथ मिश्रा के साथ कुछ लोगों को एक ट्रेन में पटना के लिए रवाना किया गया। जाना था दानापुर रेलवे स्टेशन के पास दानापुर रेलवे अस्पताल में। रेल से यह दूरी करीब 132 किलोमीटर की थी। साल 1975 में इस दूरी को पाटने के लिए 6 से 7 घंटे काफी थे, मगर ललित बाबू को लेकर रवाना हुई यह ट्रेन 14 घंटे से ज्यादा वक्त लगाकर दानापुर पहुंची। इस दौरान ट्रेन को यार्ड में रखा गया और उसकी शंटिंग भी करवाई गई। ये इस हत्याकांड से जुड़े सबसे अहम सवालों में से एक था, यानी कि कोई तो था जो यह चाह रहा था कि ललित बाबू जिंदा ना बचे, और ऐसा ही हुआ जब डॉक्टरों की एक भरी पूरी टीम भी दानापुर रेलवे अस्पताल में ललित बाबू को नहीं बचा सकी और 3 जनवरी 1975 को उनका देहांत हो गया। इस दिन 2 और लोग इसी हमले में मारे गए थे। एक थे MLC सूर्य नारायण झा और दूसरे थे रेलवे विभाग में क्लर्क रामकिशोर प्रसाद। जिस वक्त ललित नारायण मिश्रा की हत्या हुई उस वक्त समस्तीपुर के SP DP ओझा थे, जो एक कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर थे। इस हत्या के बाद उन्होंने तत्काल जांच शुरू करवा दी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम अरुण कुमार मिश्रा और अरुण कुमार ठाकुर थे। इन दोनों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने जिस तरह के बयान दिए थे उससे यह स्पष्ट था कि यह हत्या एक राजनीतिक साजिश थी। इस केस को बिहार की CID देख रही थी, लेकिन क्योंकि इस मामले में दिल्ली के कुछ बड़े लोगों की दिलचस्पी ज्यादा ही थी, इसलिए इस केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। CBI के डायरेक्टर सीधे दिल्ली से समस्तीपुर पहुंचे और इस केस को टेक ओवर कर लिया। जबकि नियम यह है कि जब तक राज्य सरकार CBI से पत्र के माध्यम से अनुरोध नहीं करेगी, CBI अपना दखल नहीं दे सकता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसे जांच बिहार से बाहर ले जाने की इजाजत दी जाए। ये परमिशन मिलने में लंबा वक्त लग गया। फिर 17 दिसंबर 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी, जिसके बाद 22 मई 1980 को ये केस दिल्ली सेशन कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजा गया। दोस्तों, अब इस कहानी में हम आगे बढ़े इससे पहले आप एक बाबा के बारे में जानिए जो इस पूरे कहानी के केंद्र में रहा। 21 मई 1921 को बिहार के जमालपुर में एक बंगाली परिवार में एक शख्स का जन्म हुआ जिनका नाम था प्रभात रंजन सरकार यानी कि PR सरकार। फिर यही शख्स आगे चलकर एक स्पिरिचुअल गुरु बने जो साल 1955 में आनंद मार्ग संस्था की स्थापना किए। इसलिए उनके भक्त उनको आनंद मूर्ति बाबा कहने लगे और इस संस्था के अनुयायी आनंद मार्गी कहलाए। साल 1971 में एक आनंद मार्गी की हत्या हो जाती है, जिसके बाद उनके परिवार वाले आनंद मूर्ति बाबा पर आरोप लगाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको रिहा करवाने के लिए आनंद मार्गी कई तरह के उपद्रव करते हैं और एक बार तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ऊपर वह बम तक फेंक देते हैं। इसके बाद CBI जब ललित बाबू के केस को आगे बढ़ाती है तब इसी आनंद मूर्ति बाबा और उनके अनुयायी का नाम इसमें सामने आता है। CBI के मुताबिक आनंद मूर्ति के समर्थकों ने उसे रिहा करवाने के बड़े जतन किए, लेकिन जब कोई राह काम ना आई तो उन्होंने इस खास काम के लिए एक गैंग बनाया। CBI की चार्जशीट के मुताबिक बिहार के भागलपुर जिले के त्रिमोहन गांव में एक गुप्त सभा हुई। इस सभा में कई आनंद मार्गी शामिल हुए, जिसमें प्रमुख नाम थे रंजन द्विवेदी, विनयानंद, विश्वेश्वरानंद, संतोषानंद, सुदेवानंद, आतेर्शानंद और आचार्य रामकुमार सिंह। इसी सभा में आनंद मूर्ति के दुश्मनों की एक लिस्ट तैयार की गई। CBI के मुताबिक इस लिस्ट में 3 नाम थे, माधवानंद, ललित नारायण मिश्रा और अब्दुल गफूर, जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। रंजन द्विवेदी, संतोषानंद और सुदेवानंद के जिम्मे ललित बाबू की हत्या का जिम्मा आया।
लेकिन सीबीआई की आनंद मार्गियों वाली स्टोरी पर कई लोगों ने शक किया। ऐसा कहा गया कि एजेंसी ने असली दोषियों को बचाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है। साल 1977 के मई महीने में ललित बाबू की पत्नी कामेश्वरी देवी ने उस समय के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह को एक खत भेजा। उनमें मांग की गई थी कि इस हत्याकांड की नए सिरे से जांच शुरू कराई जाए। यह भी लिखा कि पुलिस ने आनंद मार्ग के जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वे निर्दोष हैं और उन्हें रिहा कर दिया जाए। फिर साल 2014 के नवंबर महीने में सेशन कोर्ट ने रंजन द्विवेदी, संतोषानंद, सुदेवानंद और गोपाल जी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, जिसके बाद साल 2015 में आरोपी जमानत पर छूट गए। लेकिन यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि इस जांच और फैसले पर खुद ललित बाबू के परिवार ने ही उंगली उठा दिया था। इसके बाद एक इंटरव्यू में ललित बाबू के बेटे विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि इस हत्याकांड में यशपाल कपूर शामिल है, जो इंदिरा गांधी के निजी सचिव थे। इसके बाद यह कहानी चलने लगी कि ललित बाबू की लोकप्रियता और उनके बढ़ते कद से इंदिरा गांधी घबरा गई थी। उन्हें लगा कि ये शख्स शायद उनके सिंहासन के लिए चुनौती बन सकता है। वैसे भी वो वक्त इंदिरा गांधी के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि चीजें धीरे धीरे उनके हाथों से निकलने लगी थी। और इस कहानी को उस वक्त और ज्यादा बल मिल गया जब ललित बाबू के हत्या के समय इंदिरा गांधी ने कहा था कि ललित बाबू के हत्याकांड में विदेशी हाथ होने की संभावना है, जिसके बाद आनन फानन में केस सीबीआई के मत्थे मढ़ दिया गया था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ललित बाबू हत्याकांड की यह कहानी उस समय जैसे खुली थी, आज आधी सदी बीत जाने के बाद भी लगभग वैसी ही बनी हुई है। ललित बाबू के भाई जगन्नाथ मिश्रा बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने, जिसका विरोध खुद ललित बाबू की पत्नी ने भी की थी, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन था कि ललित बाबू की हत्या एक राजनीतिक साजिश के तहत की गई है, जिसमें केंद्र सरकार का सबसे अहम रोल है। हालांकि इसके बारे में आगे चलकर जगन्नाथ मिश्रा ने कुछ भी नहीं कहा। 2 फरवरी 1923 को सुपौल जिले के बलुआ गांव में जन्मे ललित नारायण मिश्रा मिथिला में अपने पूरे नाम से नहीं पुकारे जाते थे। वहां आज भी उनका जिक्र ललित बाबू कहकर ही होता है। अगली पांत का इतना बड़ा नेता मिथिला को फिर कभी नहीं मिला। आज के दरभंगा में स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय उन्हीं के नाम पर है। लोग कहते हैं कि वो जिंदा होते तो प्रधानमंत्री बन जाते, और इसी का डर इंदिरा गांधी को होने लगा था। यह भी कहा जाता है कि अगर ललित बाबू जिंदा होते तो जेपी कभी इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन शुरू ही न करते और ना ही इस देश में इमरजेंसी लगती। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्योंकि ललित बाबू को मार दिया गया, और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज आधी सदी के बाद भी यह केस ज्यों का त्यों खुला हुआ है। तो दोस्तों, यही थी ललित नारायण मिश्रा उर्फ ललित बाबू हत्याकांड की पूरी कहानी। इस कहानी में क्या सच है, क्या साजिश और क्या अफवाह, यह हम आपकी समझ पर छोड़ते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।